हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन लेबर, विच असेसमेंट फाइंडिंग, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग है इंडिकेट टू द नर्स दैट ए क्लाइंट इज बिगनिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। क्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी इंडिकेशन है जिससे ये पता चलेगा कि उसका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू हो चुका है। क्या, बिगनिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, विच असेसमेंट फाइंडिंग। इस पूरी कहानी में केवल 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को तोड़ा अपने कैसे, विच असेसमेंट फाइंडिंग पूछ रहा है किसकी, बिगनिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे ये लगेगा कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या है ऑप्शन, द कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर। ऑप्शन बी, द मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर्ड। ऑप्शन सी, द सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली। ऑप्शन डी, द क्लाइंट बिगिन टू एक्सपेल क्लियर वजाइनल फ्लूइड। ऑप्शन 5, द फर्गुसन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड फ्रॉम द पेरिनियल प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कब शुरू होती है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर ये कब शुरू होती है, ये शुरू होती है सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली। जब सर्विक्स डायलेट हो जाती है कंप्लीटली तब से शुरू होती है, और कब तक रहती है, एंड ऑफ या एंड विथ बर्थ ऑफ बेबी या फिर न्यूनेट। तो सेकंड स्टेज कब शुरू होती है, जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेटेड हो जाती है, और क्या हो जाता है, एंड ऑफ, ये एंड कब होती है, विथ बर्थ ऑफ बेबी। समझ में आ गया। और इसी में क्या होता है, इसी में द वुमन हैज ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पुश इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। क्या होता है इसमें, द वुमन हैज ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पुश इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है। तो असेसमेंट फाइंडिंग में कौन सा हो जाएगा, द सर्विक्स इज कंप्लीटली डायलेटेड। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, द फर्गुसन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड फ्रॉम पेरिनियल प्रेशर। तो राइट आंसर क्या कौन कौन से हो गए, द सर्विक्स इज डायलेटेड कंप्लीटली, उससे स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या होता है, अर्ज टू पुश होती है, वो किस में होती है, वो भी सेकंड स्टेज में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इन द लेबर रूम इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन द एक्टिव स्टेज ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ लेबर। द नर्स इज असेसिंग द फीटल पैटर्न को असेस कर रही है। ठीक है, एंड नोटेड ए लेट डिसेलरेशन, क्या नोट कर रही है, लेट डिसेलरेशन ऑन द मॉनिटर स्ट्रिप्स। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। तो इस केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो जो लेट डिसेलरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो लेट
डिसेलरेशन है वो होता है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी से। किससे होता है? लेट डिसेलरेशन आर ड्यू टू यूटेरोप्लेसेंटल insufficiency। ठीक है। एंड अकर बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन किसके लिए? टू द फीटस। ठीक है। कब? ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? ये किसकी वजह से हो रहा है? यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द फीटस क्या पहुंच रही है? कम पहुंच रही है ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हाइपोक्सीमिया में रिजल्ट। ठीक है। अब हाइपोक्सीमिया अगर रिजल्ट है तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। समझ में आ गया? ठीक है। एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क। क्योंकि क्या होता है? लेट डिसेलरेशन हो रहा है ड्यू टू यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है, तो ब्लड फ्लो कम होगा तो हाइपोक्सीमिया तो होगा ही होगा, क्योंकि ब्लड ही क्या करता है? ब्लड के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ऑक्सीजन अगर कम होगा फीटस को ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हाइपोक्सीमिया होगा। और हाइपोक्सीमिया अगर होगा तो उस क्लाइंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाया फेस मास्क। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या मिल गया? एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाई फेस मास्क। अब प्लेस द मदर इन द सुपाइन पोजीशन, ये क्यों नहीं होगा? इसको भी समझते हैं। सुपाइन पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा? इट डिक्रीज यूटेराइन blood flow to the fetus, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? द क्लाइंट should be turned on to her side। ठीक है। इससे क्या होगा? टू डिस्प्लेस प्रेशर
डिस्प्लेस प्रेशर ऑफ द ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, उससे क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा क्या, प्रेशर किसका, ग्रेविड यूट्रस का, किस पर से, ऑन द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। तीसरा क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। ये क्यों नहीं था इसका आंसर, इसको समझते हैं। क्योंकि इंक्रीज करने से क्या है, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको समझते हैं। इस केस में जो ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन है इसको बंद कर देना चाहिए, ना कि रेट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, द इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन is disconnected when क्या हो, लेट डिसेलेरेशन। ठीक है, और इससे क्या होता है, कैन कॉज फर्दर हाइपोक्सीमिया। ये क्या करता है, फर्दर हाइपोक्सीमिया करता है, क्योंकि जब इंक्रीज होगी, इंक्रीज यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी रिजल्टिंग, इससे क्या होगा, रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय दिस मेडिकेशन। ऑक्सीटोसिन अपन कब देते हैं, जब एक्टिव लेवर के अंदर क्या कर देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, जिससे क्या है, जो एफिकेसी है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की, वो बढ़ जाएगी। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, लेट डिसेलेरेशन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये फर्दर हाइपोक्सीमिया को क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और पहले से ही पेशेंट को लेट डिसेलेरेशन है तो ये और ज़्यादा इसको स्टिमुलेट करेगा। तो इस केस में ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन चल रहा होता है उसको भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जबकि ऑप्शन में दिया है इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चौथा क्या था, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू मॉनिटर द फीटल पैटर्न्स। अगर डॉक्यूमेंट करने जाएंगे तो ये क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। और अगर इसको आप डॉक्यूमेंट करने जाओगे तो इससे क्या होगा, लेट हो जाएगा ट्रीटमेंट, तो जो फीटल डिस्ट्रेस और बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब लेट डिसेलेरेशन और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन क्रिएट कर देगा तो लेट ट्रीटमेंट होगा, ये इससे लेट ट्रीटमेंट होगा। क्यों, कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो फाइंडिंग को। ठीक है, तो ये इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, होप सो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाली क्लासेस में देखने को मिलते रहेंगे, जो एग्ज़ाम के बिहाफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर सिजेरियन डिलीवरी एट 39 वीक ऑफ जेस्टेशन। क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है, सिजेरियन सेक्शन कब, 39 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। विच असेसमेंट फाइंडिंग, कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है, इंडिकेट नीड टू कॉन्टैक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो आपको असेसमेंट फाइंडिंग ढूंढनी है, ऐसी फाइंडिंग
जिसके लिए इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। तो आपको क्वेश्चन को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। सिजेरियन सेक्शन, 39 वीक ऑफ जेस्टेशन, असेसमेंट फाइंडिंग जो कि केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने के लिए इमीडिएट वारंट है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 फीटल हार्ट रेट 180 पर बीट्स पर मिनट। ऑप्शन सी मैटरनल पल्स रेट ऑफ 85 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन डी वाइट ब्लड सेल काउंट 12,000। ठीक है, तो अभी क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा फीटल हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट। फीटल हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट, बिकॉज ऑफ जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट रहती है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो होती है वो होती है 110 टू 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अभी क्या है 180 बीट्स पर मिनट है, तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस को। ठीक है, अगर ये फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रही है तो ये वारंट है किस चीज़ के लिए, ये वारंट है किस चीज़ के लिए, इमीडिएट इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, हीमोग्लोबिन 11 इसका राइट आंसर क्यों नहीं होगा, हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर क्या हो गया, फीटल हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट। हीमोग्लोबिन 11 वाला राइट आंसर क्यों नहीं होगा, ठीक है, उसको भी अपन समझते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तब क्या होता है, नॉर्मल जो नॉर्मल फीमेल का हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है, मैटरनल हीमोग्लोबिन कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, ये होता है 11 से 13 ग्राम पर DL। ठीक है, अब क्या होता है इसका 11 क्यों है, तो जब प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा। ठीक है, जब प्लाज्मा इंक्रीज होगा तब इससे क्या होगा, इससे क्या हो गया, हीमोडाइल्यूशन। ठीक है, हीमोडाइलेशन हो जाता है, हीमोडाइलेशन की वजह से क्या है, प्लाज्मा बढ़ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ये कम देखने को मिलता है इन प्रेगनेंसी। ठीक है, चलिए तीसरा क्या था, मैटरनल पल्स रेट 85 बीट्स पर मिनट। तो ये इसका राइट आंसर क्यों नहीं था, कि जो मैटरनल पल्स रेट है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे 10 टू 15 बीट्स पर मिनट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल पल्स रेट मैटरनल पल्स रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज्ड कितनी, 10 टू 15 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ओवर द प्रेगनेंसी। इससे क्या होता है, ये क्यों बढ़ती है, टू फैसिलिटेड किसके लिए, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो 10 टू 15 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है। ठीक है, किसके लिए, फैसिलिटेट इंक्रीज कार्डियक आउटपुट और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड किडनी फिल्ट्रेशन।
ठीक है। चौथा क्या था, वाइट ब्लड सेल काउंट 12,000, ठीक है। तो 12,000 अगर वाइट WBC काउंट है तो अपन क्या बोलते हैं, ये इन्फेक्शन है ना। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर अगर 12,000 काउंट आ रहे हैं और ये क्या है, ये क्लाइंट क्या है, 39 वीक ऑफ जेस्टेशन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने काउंट तक बढ़ जाएं तब भी उसकी नॉर्मल फाइंडिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज ये कितनी होती है, ये होती है 11,500 से 15,000, ठीक है। ये कब होती है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। 11,000 से 15,000, 11,500 से 15,000, 11,000 से 15,000, ये कब होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए और ये 18,000 तक जा सकती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इमीडिएट पोस्टमार्टम में कितनी नॉर्मल होती है, इमीडिएट पोस्टमार्टम में, ठीक है, तो ये हो सकती है 25,000 से 30,000, ठीक है। 25,000 से 30,000 हो सकती है इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में, ठीक है। समझ में आ गया। और ये क्यों होती है, इसका अगर रीजन पूछा जाए आपसे तो इंक्रीज ल्यूकोसाइटोसिस that occurs during डिलीवरी, ठीक है। तो ये भी इसके लिए क्या है, एक तरह से नॉर्मल फाइंडिंग है। तो अपन को अब नॉर्मल फाइंडिंग देखनी थी, क्यों कि ये क्या है, 39 वीक ऑफ जेस्टेशन है। असेसमेंट फाइंडिंग पूछ रहा था कब, सिजेरियन सेक्शन के लिए। तो कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है जिससे नीड होगी कॉन्टेक्ट टू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट, क्योंकि नॉर्मल क्या थी 110 से 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट्स अराइव एट ए बर्थिंग सेंटर इन द एक्टिव लेबर। After examination, it is determined that her membranes are still intact. She is at -2 station. ठीक है। The primary healthcare provider prepare to perform amniotomy. What will the nurse relay to the client as the most likely outcome of the amniotomy? एक क्लाइंट है जो बर्थिंग सेंटर पर आया है, कब, एक्टिव लेबर की स्थिति में, ठीक है। और उसकी जो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन क्या है, इंटैक्ट है अभी भी, ठीक है। तो CHS -2 स्टेशन, ये ध्यान रखना। द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिपेयर टू एमनियोटोमी। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या बोला है कि इसकी एमनियोटोमी करनी है, तो नर्स क्या रिलेट करेगी इस एमनियोटोमी से, ठीक है, इसका क्या आउटकम होगा एमनियोटोमी का। तो ऑप्शन ए, लेस प्रेशर ऑन द हर सर्विक्स। ऑप्शन बी, डिक्रीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी, नीड फॉर इंक्रीज मैटरनल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ऑप्शन 5, नीड फॉर फ्रीक्वेंट फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ कोलैप्स्ड कॉर्ड, ठीक है। तो एमनियोटोमी अगर करते हैं तो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। क्यों कि इसके जो कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, वो एमनियोटोमी की वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पा रहे थे। एमनियोटोमी कब करते हैं, जब एक्सेसिव हो जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड, तब अपन एमनियोटोमी करते हैं। और क्लाइंट क्या है, क्लाइंट है एक्टिव लेबर का, तो इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो एमनियोटोमी अगर की जा रही है तो वो किसके लिए की जा रही है कि इसके जो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है वो क्या हो, वो बढ़ जाए,
ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, इसको एम्यूनोटॉमी की जाती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन के जो रिफ्लेक्स हैं वो डायरेक्टली सर्विक्स पर क्या होंगे, वो इफेक्टिव होंगे। तो जिससे क्या है कि एक्टिव लेबर में ये अगर कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो एक्टिव लेबर में ये डिलीवरी जल्दी हो पाएगी और जो एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में फिर एम्यूनेटिक फ्लूइड नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। पहला क्या होगा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने एम्यूनोटॉमी कर दी है, ठीक है, तो उसके बाद आपको ज़रूरत है क्या, फ्रीक्वेंट फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग की। ठीक है, क्यों कि प्रोलैप्स ऑफ कोड ना हो जाए, उसको बचाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं है, तो फीटल की जो हार्ट रेट है उसको मॉनिटरिंग करना अनिवार्य है। तो एम्यूनोटॉमी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एम्यूनोटॉमी होती है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो ये उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्यूनोटॉमी। ठीक है, एम्यूनोटॉमी बोलते हैं। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट की जो प्रोग्रेस है लेबर की वो अगर स्लो है, उस केस में इसको किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इंडिकेशन क्या होता है, इंडिकेशन, ठीक है, एम्यूनोटॉमी और एम्नियोसेंटेसिस दोनों अलग हैं। ठीक है, एम्नियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। एम्नियोटॉमी में क्या है, पूरी उसको रप्चर कर दिया जाता है, जिससे पूरा ही एम्नियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो इंडिकेशन है वो क्या है, इंड्यूज लेबर, इंड्यूज लेबर को करने के लिए एम्यूनोटॉमी किया जाता है। ठीक है, जब क्या हो, जब सर्विक्स क्या हो, फेवरेबल हो, कंडीशन फेवरेबल हो। ठीक है, और लेबर इन प्रोग्रेस हो। ठीक है, तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अलाउ, इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है, जो फीटल हेड है अगर इसको रप्चर कर देंगे तो क्या होगा, जो फीटल हेड है वो कांटेक्ट में आ जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक एम्यूनोटिक फ्लूइड था। अभी क्या हो जाएगा, जो फीटल हेड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा, किसके में, सर्विक्स के में, किसके में आ जाएगा, सर्विक्स के में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जो एफिशिएंसी है कॉन्ट्रैक्शन की वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इसको एम्यूनोटॉमी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है फ्रीक्वेंट, क्योंकि जब आपने इसकी रप्चर्ड कर दी क्या, एम्यूनोटिक मेम्ब्रेन, तो उससे क्या होगा, प्रोलैप्स और ऑफ कोड का क्या रहता है, खतरा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या है, फीटल हार्ट रेट रेगुलर मेंटेन या मॉनिटर करनी रहेगी इस बीच में। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी भी बोल रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन लेबर, द नर्स सस्पेक्ट umbilical cord compression if which is noted on the external monitor tracing during a contraction। umbilical cord का क्या किया जा रहा है, कंप्रेशन सस्पेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इफ विच फाइंडिंग, कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिससे ये पता चलेगा कि umbilical cord क्या हो गया है, कंप्रेशन हो चुका है। ठीक है, एक्सटर्नल मॉनिटर पर ट्रेसिंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए क्या है, वेरिएबिलिटी, ऑप्शन बी क्या है, एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी क्या है, अर्ली डिसेलरेशन, ऑप्शन डी क्या है, वेरिएबल डिसेलरेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्ली डिसेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होता है और अर्ली डिसेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपना राइट आंसर क्या होगा,
चलो पहले वेरिएबिलिटी को समझते हैं, वेरिएबिलिटी क्या, अभी राइट आंसर नहीं बता रहे। वेरिएबिलिटी, ठीक है, तो वेरिएबिलिटी क्या होती है, इट्स रेफर टू फ्लक्चुएशन, it's refer to fluctuation in the baseline heart rate. बेसलाइन हार्ट रेट, ठीक है। वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी है रेफर्स टू फ्लक्चुएशन इन द बेसलाइन हार्ट रेट, आपकी नहीं, मेरी नहीं, फीटल की, ठीक है, किसकी, फीटल की जो हार्ट रेट है उसमें फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है, किसमें, बेसलाइन हार्ट रेट में, आपने बेसलाइन नोट की, उसके बाद उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आर ए रिजल्ट, एक्सेलरेशन आर ए रीएश्योरिंग, क्या, रीएश्योरिंग साइन एंड ये कब होते हैं, यूजुअली अकर्स विथ फीटल मूवमेंट। अभी अपन राइट आंसर पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन को कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है, तो ये क्या है, ये क्या है, फ्लक्चुएशन हो रहा है किसका, बेसलाइन हार्ट रेट का, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा, फिर क्या था, एक्सेलरेशन, ये क्या है, ये कब होता है, जब होता है फीटल मूवमेंट अगर होता है तब क्या होता है, एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा क्या है, अर्ली डिसेलरेशन, तो जो अर्ली डिसेलरेशन है वो क्या है, अर्ली डिसेलरेशन, ये किसकी वजह से होता है, रिजल्ट फ्रॉम pressure on the fetal head, during contraction, ठीक है। तो ये भी अपना राइट आंसर अभी तक नहीं पहुंचे अपन, ये किसकी वजह से होता है, अर्ली डिसेलेशन रिजल्ट फ्रॉम द प्रेशर ऑन द फीटल हेड, ठीक है, ड्यूरिंग कब, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। चौथा क्या है, वेरिएबल डिसेलेशन, चौथा क्या है, वेरिएबल डिसेलेशन, ठीक है। तो वेरिएबल डिसेलेशन कब होता है, अकर्स इफ द umbilical cord become compressed, इससे क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा क्या, ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो बिटवीन, कहाँ पे, बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द फीटस, समझ में आ गया। वेरिएबिलिटी क्या होता है, वेरिएबिलिटी होता है इट्स रेफर टू फ्लक्चुएशन इन द बेसलाइन ऑफ फीटल हार्ट रेट,
ठीक है। फिर क्या था, एसेलरेशन। एसेलरेशन किसकी वजह से होता है, ये साइन है किसके, फीटल मूवमेंट के। ठीक है, ये कब होता है, जब यूजुअली फीटल मूवमेंट होता है तब। फिर क्या था, अर्ली डिसलेरेशन। अर्ली डिसलेरेशन क्या होता है, इट्स रिजल्ट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द फीटल हार्ट फीटल हेड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। और वेरिएबल डिसलेरेशन क्या होता है, वेरिएबल डिसलेरेशन होता है जब क्या हो जाता है, अम्लाइकल कोड क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। कहाँ पे, प्लेसेंटा टू द फीटस। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट इन labor is transported to the delivery room and prepared for a cesarean delivery. After the client is transferred to the delivery room table, the nurse should place the client in which position? तो क्या पूछ रहे हैं, ये पोजीशन पूछ रहे हैं किसकी, प्रिपेयर करने के लिए डिलीवरी रूम में क्लाइंट को, किसके लिए, सिजेरियन सेक्शन के लिए। ठीक है, डिलीवरी रूम टेबल की, द नर्स शुड प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, तो क्लाइंट की पोजीशन पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, सुपाइन पोजीशन विथ ए वेज अंडर द राइट हिप। ऑप्शन बी क्या है, टेंडनबर्ग पोजीशन विद द लेग्स इन द स्ट्रप्स। ऑप्शन सी सुपाइन प्रॉन पोजीशन विद द लेग्स सस्पेक्टेड एंड एलिवेटेड। ऑप्शन 4 सेमी फाउलर पोजीशन विथ ए पिलो अंडर द नी। ठीक है, तो क्लाइंट के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो क्लाइंट के लिए देखो, सेमी फाउलर पोजीशन और प्रॉन पोजीशन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, टेंडनबर्ग पोजीशन, तो टेंडनबर्ग पोजीशन ये क्या करेगी, ये प्रेशर क्रिएट करेगी, तो इसलिए इसको नहीं देंगे। ये क्या करेगी, जो प्रेशर है उसको क्रिएट करेगी, प्रेशर को क्रिएट करेगी फ्रॉम द प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस कहाँ पर, ऑन द डायफ्राम। ठीक है, टेंडनबर्ग पोजीशन है वो क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी प्रेग्नेंट यूट्रस पे, और प्रेग्नेंट यूट्रस वो क्या करेगा, डायफ्राम पर प्रेशर करेगा, जिससे क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है या ऑक्सीजनेशन जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज कैपेसिटी, या फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, डिक्रीज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको भी नहीं करेंगे, तो अपने लिए राइट आंसर क्या बचा, फिर एक ही बचा, सुपाइन पोजीशन विद बेज अंडर द राइट हिप। अगर किसी क्लाइंट का सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी होना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे विद द वेज अंडर द राइट हिप। अब इसमें भी क्यों लिटाते हैं, इसका भी कारण है। क्योंकि जो वेना केवा होता है, जो वेना केवा होता है उसको क्यों लिटाते हैं, वेना केवा एंड डिसेंडिंग एओर्टा कंप्रेशन वाई द प्रेग्नेंट यूट्रस। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्पीडेंस क्या होगा, ब्लड रिटर्न। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द लोअर ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक रिटर्न। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट
कार्डियक आउटपुट और ब्लड फ्लो कहाँ पर, टू द यूट्रस, ठीक है, एंड इसके साथ साथ सब्सिक्वेंटली द फीटस, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट और कार्डियक रिटर्न क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा यूट्रस के साथ साथ में फीटस के लिए भी, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, साइड लाइन पोजीशन होती है, ठीक है। जिससे क्या होगा विद द यूट्रस डिस्प्लेस्ड ऑफ द एब्डोमिनल वेसल, ठीक है। अब पोजीशनिंग, अगर किसी पेशेंट को पोजीशनिंग करनी है एब्डोमिनल सर्जरी के लिए, क्योंकि क्या होने वाला है, LACS होने वाला है, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन होने वाला है, तो पोजीशनिंग फॉर द एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन करते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, वेज अंडर द राइट हिप, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन एक्टिव लेबर एंड नोटेड that the client is having contraction every 3 minutes that last 45 seconds. The nurse noted that the fetal heart rate between contraction is 100 beats per minute. Which nursing action is most appropriate? क्या है, एक क्लाइंट है, एक्टिव लेबर में है, ठीक है, और उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है एवरी 3 मिनट्स में, द क्लाइंट इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 मिनट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं कब, हर 3 मिनट में, दैट लास्ट 45 सेकेंड, ठीक है। द नर्स नोट्स दैट द फीटल हार्ट रेट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन कितनी है, 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो कौन सा ऐसा नर्सिंग एक्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन बी, कंटिन्यू मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन सी, encourage the client to continue pushing with each contraction, ऑप्शन डी, instructs the client a coach to continue encourage breathing technique, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट ये कितनी होती है, ये होती है 110 to 160 बीट्स पर मिनट। क्या होती है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी है, 110 to 160 बीट्स पर मिनट। और इसके अंदर जो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है वो भी क्या रहनी चाहिए, यही रेंज मेंटेन होनी चाहिए, कब, बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो बिटवीन जो कॉन्ट्रैक्शन है उनमें भी नॉर्मल फीटल हार्ट रेट यही मेंटेन होनी चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है फीटल ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और फीटल ब्रेडिकार्डिया अगर हो रहा है पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, जैसे आपने हार्ट रेट मॉनिटर करी, तो उसके लिए जो इमीडिएट मैनेजमेंट अगर पूछा जाए तो उसके लिए क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है इमीडिएट, क्योंकि फीटल क्या है, फीटल ब्रेडिकार्डिया में है, ठीक है। क्या है, हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट, तो नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो आपका जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन लेबर एंड इज मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट पैटर्न, ठीक है। क्या है, मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, एक क्लाइंट है जिसकी केयर कर रही है, किसमें, लेबर रूम में, मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट पैटर्न। द नर्स नोटेड ए प्रेजेंस ऑफ एपिसोडिक एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर ट्रेसिंग। क्या है, एपिसोड आ रहा है किसका, एक्सेलरेशन का, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग ट्रेसिंग पर, ठीक है। तो विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो कौन सा एक्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन ए, नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ द फाइंडिंग, ऑप्शन बी,
reposition the mother and check the monitor of changes in the fetal tracing. Option C, take the mother's vitals and tell the mother that bed rest is required to conserve oxygen. और ऑप्शन 4 है document the finding and tell the mother that the pattern on the monitor indicate fetal well-being. ठीक है, जो एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन मैंने आपको बताया था ये होता है फीटल मूवमेंट के टाइम पे। तो एसिलेशन इंडिकेट करता है, वो क्या करता है, फीटल मूवमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो हार्ट रेट बढ़ती है, एसिलेशन क्या है, एक तरह से बढ़ना हो गया है ना। तो एपिसोडिक जो इस एसिलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, फीटल मूवमेंट की वजह से जो हार्ट रेट है वो बढ़ती जाती है। जब फीटल मूवमेंट होगा तो हार्ट रेट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड टेल द मदर दैट पैटर्न ऑन द मॉनिटर इंडिकेट फीटल वेलबींग। क्योंकि मूवमेंट होंगे इसका मतलब क्या है कि फीटल ठीक है। तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। समझ में आ गया। चलिए, और फीटल जो एपिसोडिक एसिलेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार फीटल हार्ट रेट बढ़ रही है तो आप ये समझोगे कि फीटल मूवमेंट ही हो रहा है। आपको देखना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो मिड कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बीच में फीटल हार्ट रेट को देखना होता है। तो वो तब अगर बढ़ रहा है तो वो क्या है, फीटल मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज एडमिटिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टू द लेबर रूम and attached an external electronic fetal monitor on the client's abdomen. After attachment, the electronic fetal monitors what is the next nursing action? क्या है, the client is admitting in pregnant client, कहाँ पे, लेबर रूम में, अटैच कर दिया क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर ऑन द क्लाइंट एब्डोमेन। आफ्टर अटैचमेंट किसके, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर के, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एसिलेशन। ऑप्शन बी, असेसिंग द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। ऑप्शन सी, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको मैंने पिछले वाले सेशन में भी बताया था, कई बार बता चुका हूँ, आपको लेंथ से मतलब नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपका वो इम्पोर्टेंट है। और आपको बेसिक से बेसिक चीज़ पूछनी है जब पूछा जाए क्या, नर्सिंग एक्शन। ठीक है, आपको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं बनना है, आपको नर्सिंग ऑफिसर ही रहना है। तो आपको नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से सोचना है, बेसिक से बेसिक चीज़ से आपके कई बड़े बड़े सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी कंडीशन क्या है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, वो एडमिट हुई है लेबर रूम में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अटैच कर दिया क्या, एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर, ठीक है, क्लाइंट के एब्डोमेन पे। अब अटैचमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर को नर्स अगला एक्शन क्या करेगी, ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एसिलेशन नहीं होगा, बेसिक पूछ रहा है, असेस द बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। ठीक है, तीसरा क्या है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये सब बात की चीज़ है। पहले आप क्या करोगे, उसकी जो बेसलाइन हार्ट रेट आप उसको तो देखो, उससे ही तो आप एसिलेशन का पता लगा पाओगे। ठीक है, उसी से आप डिसेलरेशन का पता लगा पाओगे। ठीक है, उसी से आप अर्ली डिसेलरेशन का, ठीक है, अर्ली एसिलेशन का। तो ये सारी चीज़ें कब पता लगा पाओगे, जब आपको पता होगा बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। ठीक है, जैसे नॉर्मल देखा जाए, आपके पास कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया, आपने उसको बीपी का कफ लगा दिया। ठीक है, बीपी का कफ लगा दिया। बीपी का कफ लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको उसको सीधा सर्जरी के लिए पोस्टेड करोगे, नहीं। आप क्या करोगे, बीपी का कफ लगाया इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर पे, तब आप क्या करोगे, जो स्टार्ट ऑन ऑफ बटन है उसको पुश करोगे, जिससे बीपी की रीडिंग स्टार्ट होगी। अब बीपी की रीडिंग स्टार्ट होगी तभी तो बीपी आएगा। समझ में आ गया। तो अगर आपने ये कफ लगा दिया तो अब आपको क्या काम है कि इसका बीपी तो देखो, आप इसी काम को नहीं कर रहे, आप सीधा तीसरे काम पर पहुंच गए। तो ये नहीं करना है, आपने बीपी कफ लगाया, जैसे इसी में क्या किया, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए इसने क्या लगाया, एक्सटर्नल मॉनिटर। ठीक है, तब एक्सटर्नल मॉनिटर लगाया है, तब आप क्या देखोगे, उसका जो बेसलाइन फीटल हार्ट रेट है वो आप देखोगे। जैसे बीपी का कफ लगाने के बाद आप बीपी देखोगे,
ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज रिव्यूइंग ट्रू एंड फॉल्स लेबर साइन विथ ए मल्टीपेरस क्लाइंट। The nurse determined that the client understands the sign of true labor if she makes which statement। तो क्या है, एक मल्टीपैरा क्लाइंट है, ठीक है, उसको नर्स कैसे डिटरमाइन करेगी कि इसको जो ट्रू लेबर्स के जो साइन है वो इसको पता है, तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, ठीक है। अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहा है ट्रू लेबर्स के लिए कौन सा सेंटेंस है जो सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, आई वॉन्ट बी लेबर अंटिल माई बेबी ड्रॉप्स। ऑप्शन बी, माई कॉन्ट्रैक्शन विल बी फेल्ट इन माई एब्डोमिनल एरिया। ऑप्शन सी, माई कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट बी ए पेनफुल इफ आई वॉक अराउंड। ऑप्शन डी, माई कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। क्या होगा, ट्रू लेबर के केस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या बढ़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और क्या बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है और क्या हो जाती है, इंक्रीज द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। जो ट्रू लेबर होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, ठीक है। जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग और ड्रॉपिंग लीड्स टू एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो रीच हो गया कहाँ पे, द लेवल ऑफ इस्चियन स्पाइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। और ये कब होता है, अकर्स when the fetus descend into the pelvis about second week before डिलीवरी, ठीक है। तो क्या है, लाइटनिंग एंड ड्रॉपिंग ये क्या होती है, एंगेजमेंट को वो करती है। एंगेजमेंट क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट जब पहुंच जाता है कहाँ पर, लेवल ऑफ इस्चियन स्पाइन पर, ठीक है। और ये कब होता है, व्हेन द फीटस डिसेंड द पेल्विस अबाउट द सेकंड वीक्स बिफोर डिलीवरी, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है जो एब्डोमेन एरिया पर और कॉन्ट्रैक्शन चलने पर अगर क्या हो रहे हैं, कम हो पेनफुल हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये फॉल्स लेबर पेन है। ये वाला, ये और ये दोनों किसके हैं, ये फॉल्स लेबर पेन के हैं, ये भी फॉल्स लेबर पेन का है, फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू लेबर में क्या होता है, माई कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज इन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, Which assessment finding after an amniotomy should be conducted first? एम्नियोटॉमी के बाद, इसका क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर लेक्चर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये आंसर पता होगा। Which assessment finding after a amniotomy should be conducted first? ऑप्शन ए, सर्वाइकल डायलेशन। ऑप्शन बी, ब्लैडर डिस्टेंशन। ऑप्शन सी, फीटल हार्ट रेट पैटर्न। ऑप्शन डी, मैटरनल ब्लड प्रेशर। क्या होगा, फीटल हार्ट रेट पैटर्न। क्या होगा, फीटल हार्ट रेट पैटर्न। जब किसी क्लाइंट की एम्नियोटॉमी की जाती है तो उसके तुरंत बाद उसको असेस की जाती है उसकी फीटल हार्ट रेट
ठीक है। और अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो वो इंडिकेट करते हैं किसको, कोर्ड कंप्रेशन को और प्रोलैप्स्ड को, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट को, आपको ये भी ध्यान देना है, अगर किसी पेशेंट की अम्नियोटॉमी हुई है, अम्नियोटॉमी हुई है, तब आपको अवॉइड करना चाहिए या मिनिमल होना चाहिए क्या, वजाइनल एग्जामिनेशन। क्यों? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। अगर किसी क्लाइंट की अम्नियोटॉमी हुई है तो आपको अवॉइड करना चाहिए या मिनिमल रखना चाहिए क्या, वजाइनल एग्जामिनेशन। इससे क्या है, जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क कम होता है। अगर आप वजाइनल एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन आप बार बार करोगे तो क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा होगा, क्योंकि क्लाइंट को क्या हुई है, अम्नियोटॉमी, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, The nurse has been working with laboring client and noted that she has been pushing effectively for 1 hours. क्या है, एक्टिव लेबर का है, ठीक है। The nurse has been working with a laboring client का पेशेंट है, ठीक है। Noted that she has been pushing effectively 1 घंटे से। व्हाट इज़ द क्लाइंट प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड्स एट दिस टाइम। तो क्लाइंट की जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो क्या होंगी इस टाइम पर, जब क्या कर रही है वो, इफेक्टिवली पुश कर रही है पिछले 1 घंटे से, ठीक है। ऑप्शन ए एम्बुलेशन, ऑप्शन बी रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन डी कंज्यूम ओरल फूड एंड फ्लूइड। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। राइट आंसर क्या होगा, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो बर्थिंग प्रोसेस होती है ये ग्रेट डील होती है किसके साथ, एनर्जी के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इनकरेज करते हैं, इनकरेज करते हैं किसको, रेस्ट को बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जिससे क्या करते हैं, इससे क्या होता है, कंजर्व होती है क्या, मैटरनल एनर्जी, ठीक है। जो क्या करती है, जो फैसिलिटेट करती है, जो फैसिलिटेट करती है किसको, वॉलेंट्री पुशिंग इफेक्ट को, ठीक है। क्या करती है, फैसिलिटेट करती है वॉलेंट्री पुशिंग एफर्ट को, कब, कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। जब उसको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तब उसको वॉलेंट्री फैसिलिटेट करती है किसको, क्या क्या करती है, जब उसको क्या करेंगे आप, रेस्ट दोगे। तो रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इज द फिजियोलॉजिकल नीड है किसकी, क्लाइंट की। तो ये आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस टाइम पर ये अलाउड नहीं होता, समझ में आ गया। चेंजेस पोजीशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। एम्बुलेशन नहीं करवाते हैं, समझ में आ गया। और जो एम्बुलेशन है ये एक्टिव लेबर में नहीं करवाते हैं, ये करवाते हैं कब, अर्ली लेबर में। अगर अर्ली लेबर में कोई क्लाइंट है तब उसको इनकरेज किया जाता है किसको, एम्बुलेशन के लिए, ठीक है। और ये क्या है, चेंजिंग पोजीशन। तो ये अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिजियोलॉजिकल नीड, तो ये फिजिकल नीड में नहीं है, ठीक है। और इस टाइम पे ओरल फूड और फ्रूट्स ये तो नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज असिस्टिंग ए क्लाइंट अंडरगोइंग इंडक्शन ऑफ लेबर।
at 41 week of gestation. The client's contraction are moderate and occurring every 2 to 3 minutes with duration of 60 seconds. ठीक है. An internal fetal heart rate monitor is in the place. ठीक है. The baseline fetal heart rate has been 122 beats per minute for the past hours. What is the priority nursing action? क्या है? एक क्लाइंट है जो लेबर रूम में आया हुआ है, 41 वीक की क्या है प्रेगनेंसी है. ठीक है. और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है मॉडरेट है, हो रहे हैं कब 2 to 3 मिनट्स में विद ड्यूरेशन ऑफ 60 सेकेंड. ठीक है. एन इंटरनल फीटल हार्ट रेट मॉनिटर जो है वो प्लेस कर दिया है. बेसलाइन फीटल हार्ट रेट हैज बीन, वो रिकॉर्ड ऑलरेडी है क्योंकि 122 बीट्स पर मिनट्स आ रही है फॉर लास्ट 1 आवर्स. व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? अब प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है. ऑप्शन ए, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ऑप्शन सी, place oxygen on at 8 to 10 liters per minute by face mask. Option D, contact the client's primary support person if not currently present. ठीक है. तो इसके लिए क्या होगा राइट आंसर? ठीक है. इसके लिए राइट आंसर होगा डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ठीक है. क्या करेंगे? डिसकंटिन्यू कर देंगे किसको? ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन को. ठीक है. इससे क्या होगा इसको समझते हैं. प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? स्टॉप इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन. ठीक है. क्योंकि कैन कॉज forceful uterine contraction and decrease oxygenation to the placenta. डिक्रीज ऑक्सीजनेशन टू द प्लेसेंटा. जिससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन डिक्रीज वेरिएबिलिटी. ठीक है. डिक्रीज वेरिएबिलिटी. इससे क्या करेंगे? इन्फ्यूजन को बंद करने के बाद आफ्टर स्टॉप द इन्फ्यूजन फिर क्या करते हैं? क्लाइंट को पोजीशनिंग दिलाते हैं. क्या करते हैं? आफ्टर स्टॉप ऑक्सीटोसिन. आफ्टर स्टॉप ऑक्सीटोसिन फिर क्या करते हैं? रीपोजिशन करते हैं. किसको? मदर को, लेबरिंग मदर जो है. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं किसको? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करो. ठीक है. क्या करते हैं? उसके बाद इन्फॉर्म करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को. उसके बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं बाई फेस मास्क. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं फेस मास्क के साथ. और उसके बाद क्या करते हैं? जो आईवी इन्फ्यूजन है जैसे कि नॉर्मल सलाइन, उसका जो रेट है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं. ठीक है. जो इंट्रावीनस जो आईवी फ्लूइड है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं
लेकिन उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं हो, नॉर्मल आईवी फ्लूइड है, उसको करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट क्या है, 41 वीक जेस्टेशन का क्लाइंट है, ठीक है। उसको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मॉडरेट हो रहे हैं, ठीक है, अकरिंग एवरी 2 to 3 मिनट्स में विद ड्यूरेशन ऑफ 60 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर द इंटरनल फीटर हार्ट रेट मॉनिटर इन प्लेस, बेसलाइन फीटर हार्ट रेट इतना इतना आ रहा है पर मिनट्स, द पास्ट ओवर से व्हाट इज द प्रायोरिटी नेक्स्ट एक्शन। आप क्या करोगे, सबसे पहले डिक्रीज करोगे, डिसकंटिन्यू करोगे किसको, ऑक्सीजन। ये सारे ही क्वेश्चन है, लेकिन आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी पूछ रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। उसके बाद क्या करेंगे, प्लांट को ऑक्सीजन पर रखेंगे। अगर ये पूछा जाए तो ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, पहले ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है, और ये नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर किसी क्लाइंट को फीटल हार्ट रेट कितनी आ रही है, 120 से 122 बीस पर मिनट, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है जो 2 से 3 मिनट मारा है 60 सेकंड्स के लिए, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर लिए 120 से 122 आ रहा है, तब उस केस में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होंगे, प्रायोरिटीज वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन बंद करना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, और ज़्यादा हाइपोक्सीमिया क्रिएट कर देगा, तो फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन है उसको बंद करना है, उसके बाद इन्फॉर्म करना है, देन पुट ऑन O2 बाई फेस मास्क। समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके।